हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर क्या है? 2 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है, मेजरमेंट नामक चैप्टर को। और मेजरमेंट को हमने अच्छे तरीके से ढंग से सीखा है, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप पहले मतलब कि पीछे वाले वीडियो को देख के आओ, ताकि आपका सीरियल वाइज चलता रहे। और आपको मैंने मतलब कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए खास करके हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, तो उनको वहाँ पे स्पेशल नोट्स मिल रहा है। तो उन नोट्स को अपनी कॉपी पे मेंटेन कर लो। ऐसा कहीं पूरे यूट्यूब के चैनल, किसी भी पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा बिल्कुल पहली बार नया चीज़ हो रहा है, ठीक है ना, कि आपको नोट्स बेहतरीन ढंग से मिल जा रहा है। जो पढ़ रहे हो नोट्स पढ़ ले रहे हो, ठीक है ना, और एक नोट के साथ पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे मतलब कि पढ़ तो लेते हैं बट लिखना क्या है समझ नहीं पाते हैं। चूँकि क्लास 9th के बच्चे अभी आए हैं थोड़े से अपर क्लास में, तो वहाँ पे उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दैट टाइम हम यही चाह रहे हैं कि आपकी सारी कॉपी मेंटेन और आप समझ के बढ़िया ढंग से चलते रहो, ठीक है ना। तो अगर पहला वाला मेजरमेंट नहीं पढ़े तो मेजरमेंट पढ़ के आ जाओ, वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन बातें बताई गई हैं। तो चलिए बिना लेट करे हुए शुरू करते हैं। लेकिन रोजाना की तरह पहले नोट्स आप ले लो। इस नोट्स को मैं आपको दे रहा हूँ 4 पेज का, इसको पहले नोट कर लो, फिर पेज वाइज हम समझ के चलते हैं, ठीक है ना। आप नोट्स को नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो हो गया ना। अब करना क्या है, अब हमको पढ़ना है। नोट अगर आप बना लिए हो, तैयार कर लिए हो पेज वाइज, अच्छी बात है, और नहीं करे हो तब भी समझ में आना तय है, ठीक है ना। अब देखो जरा, सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारी? पहली हेडिंग है निर्देश बिंदु। क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं मोशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं, गति पढ़ने वाले हैं। और आपको आज का ये वीडियो ना बेहद मज़ेदार लगने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आप पहले लाइन से समझते चलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मज़ा तो आने वाला ही है, तो आएगा ही। अब देखो पहला टॉपिक मतलब पहला हेडिंग क्या मैंने बनाया है, आप गति भी पढ़ाएंगे हम आपको, परेशान ना हो। निर्देश बिंदु पहले जानिए क्या होता है। अच्छा, अगर गति की बात कर लिया जाए तो गति माने क्या होता है? मोशन। कोई चीज़ चल रही होती है ना, कोई चीज़ क्या हो रही है? चल रही है, तब गति में कहा जाएगा यह संभव नहीं है, ठीक है ना। और तुम समझते थे हम कहेंगे चल रही तो गति में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चल रही है फिर विराम में हो सकती है, लेकिन आप समझो पहले। सबसे पहला बात है रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। आपने नोट्स पे अगर लिखे हो तो मिलाओ, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति की तुलना की जाती है। एक मतलब कि निश्चित बिंदु होता है। निर्देश बिंदु क्या है? एक निश्चित बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति की तुलना की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु बोलते हैं। थोड़ा टॉपिक थोड़ा समझते हैं आराम से, मतलब कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। चलो मान लिया आप यहाँ पे आए, ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है। आपका घर भी निर्देश बिंदु हो सकता है। अब बिंदु मतलब ये मत समझिएगा कि हम पॉइंट में बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि वह कोई स्थान है जहाँ से आप तुलना कर। अच्छा मान लो, एक बात सुन लो, हमारे पहले निर्देश बिंदु को समझो पहले क्या हो रहा है। अच्छा मान लो कहा कि फलाने 3 किलोमीटर चले। फलाने मतलब कि कोई इंसान है, वह 3 किलोमीटर चले, तो आप क्या इंसान की स्थिति बता पाओगे क्या? 3 किलोमीटर कहाँ गया? पूरब में गया कि पश्चिम में गया कि उत्तर में गया, और कहाँ से गया? कहाँ से गया हमको भी नहीं पता है कि इंसान 3 किलोमीटर। उसने तो खाली स्टेटमेंट बोल दिया अगले ने कि फलाना इंसान 3 किलोमीटर चला, लेकिन हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि किधर गया और कहाँ से वह 3 किलोमीटर चला है। कहाँ से वह 3 किलोमीटर चला हमको पता नहीं है। अभी तो हम खाली है सुन रहे हैं कि मतलब कि फलाना 3 किलोमीटर चला। चलो मान लिया ये हमारा गोरखपुर है। चलो मान लो यह क्या हमारा गोरखपुर है, ठीक है ना, गोरखपुर है। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो जरा, एक स्थान है, ठीक है ना, गोरखपुर एक स्थान है। अगर हमने कहा कि फलाना 3 किलोमीटर गोरखपुर से चला,
गोरखपुर से 3 किलोमीटर, गोरखपुर शहर से 3 किलोमीटर चला, तो गोरखपुर शहर से चला है ना, तो यानी कि हमारा यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा निर्देश बिंदु बन जाएगा। यानी कि हम यहीं से बात कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि 3 किलोमीटर हम जान सकते हैं कि अगर बात पूरी कर देगा इंसान कि पूरब की ओर चला तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं करता है, लेकिन हम तो ये जान जाएंगे ना कि गोरखपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जब तक हमने ये कहा कि फलाना 3 किलोमीटर चला तब तक क्लियर नहीं हो रहा था कहाँ से चला, ये तो पता नहीं चला। तो जहाँ से इंसान चल रहा है ना वही होता है निर्देश बिंदु। अच्छा मान लो आप घर पे हो, अपने बाजार में आप अपने बाजार में जाओ, तो अगर आपने कहा कि अपने मित्र के पास फ़ोन किया, कहा मित्र हमने आज 3 किलोमीटर चला है, तो मित्र आपका सोचेगा यार 3 किलोमीटर कहाँ से कहाँ, बाग में गया कि कहाँ गया, मतलब 3 किलोमीटर चला। तो हम ये भी सोच सकता है यार, हो सकता है वो बाग से गया हो मार्केट में, वो बोलेगा यार हो सकता है कि वह मतलब कि कहीं और से गया हो मार्केट में। 3 किलोमीटर की दूरी कहीं से भी तो हो सकती है वह, लेकिन अगर यही बात कर दो कि अब पूछेगा वो कहाँ से तुम गए हो, तो तुम बोलोगे हम घर से आए हैं, तो घर क्या बन जाएगा, निर्देश बिंदु बन जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास निर्देश बिंदु ना हो तो हम वास्तव में यह नहीं जान पाएंगे कि वस्तु ने चलना कहाँ से प्रारंभ किया है। तो निर्देश बिंदु हमारी हेल्प कहाँ करता है, वह बताता है वस्तु की स्थितियों को। निर्देश बिंदु क्या करता है, वह मतलब कि अपने सापेक्ष वस्तु की स्थितियों को बताता है कि हमसे कोई वस्तु कितना दूर है। निर्देश बिंदु अगर ना होता ना तो मतलब कि वस्तु कहाँ पे है या तो हम जान जाएंगे, लेकिन वस्तु कहाँ से कितनी दूरी पर है यह हम बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो निर्देश बिंदु वह निश्चित बिंदु होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति की गणना की जाती है, किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, निर्देश बिंदु। रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। और इसको आप यहाँ समझो जरा, ये अगर आपने पढ़ा है चतुर्थांश, अगर आपने क्या पढ़ा है बच्चों, चतुर्थांश पढ़ा है, तो आप समझ सकते हो। अगर हम मान लो कहते हैं कि हम चले हम इस समय, आप जानते हो यहाँ मान लो 4 हो और यहाँ मान लो 5 हो, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा ना, अगर आप इसको पढ़े हो तो जानते होगे, यह बनेगा 4,5। तो अब इसको क्या बोलोगे, अब यहाँ पे होता है यानी कि सारी दूरियाँ आप यहीं से नापते हो ना, इस चतुर्थांश में सारी दूरी कहाँ से नापते हो, मूल बिंदु से नापते हो, इसी को निर्देश बिंदु कहते हैं। यह बताएगा कि फलाना x अक्ष में 4 चला है और y में कितना चला है, 5 चला है। x में 4 चला है, y में कितना चला है, 5 चला है। ये होता है निर्देश बिंदु। हमको लगता है कि आप समझ गए हो कि जो निर्देश बिंदु है वह बताने का काम करता है कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है ना। अब देखो अगला बात क्या है, विराम। अगला बात क्या है, विराम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगली बात हमारा है विराम। विराम माने क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हो, रेस्ट। इस समय आप रेस्ट कर भी तो रहे हो, छुट्टियों का मौसम है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना नहीं है, तो रेस्ट ही तो हुआ। अच्छा मैं एक बार फिर चेक कर लूँ कि आप सही से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। देख तो बढ़िया ही रहे हो। अब देखो विराम क्या होता है, ठीक है ना, जानना जरूरी है विराम क्या होता है। तो विराम मतलब कि मैंने आपको परिभाषा लिखवाया है, यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, किसके सापेक्ष, निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो वह वस्तु विराम में कही जाएगी। थोड़ा इसको समझो बढ़िया से क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको समझोगे तो बेहतरीन आपके लिए। मतलब कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वास्तव में बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा मान लो ये आपका घर है, अगर मान लिया ये आपका क्या है, हमारे पास एक घर है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप सपोज करो यह निर्देश बिंदु है, आप अपने घर में दिन भर कहीं नहीं गए, अपने घर में ही एक रूम है, यहाँ पे रूम में दिन भर पड़े रहे, तो बताओ क्या आप कुछ चले, नहीं चले ना। अभी तो बैठे हो तो रुके तो हो ही, अभी तो अपने घर में ही हो, तो यानी कि घर के सापेक्ष आपकी दूरी कुछ हुई नहीं ना, बिल्कुल जीरो है ना। तो ये आदमी किस में कहा जाएगा, विराम में कहा जाएगा। यानी कि घर हमारा क्या निर्देश बिंदु है और घर के सापेक्ष में बिल्कुल दूरी यहाँ पे नहीं चला, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं विराम अवस्था में हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो जरा, मान लो ये आपके गांव का काला काला सड़क है,
ठीक है ना। और काले काले सड़क पर काले मोटरसाइकिल के द्वारा दो काले काले लोग, काले मोटरसाइकिल के द्वारा दो काले काले लोग काले काले हेलमेट लगाए, काले काले हेलमेट लगाए आगे की ओर जा रहे थे। मैंने क्या बोला, काली काली सड़क पर काले मोटरसाइकिल द्वारा दो काले काले लोग काले काले हेलमेट लगाकर आगे की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। अच्छा मान लिया ये इस इंसान का नाम ए है, इसका नाम क्या है बच्चों, ए है, इसका नाम क्या है बच्चों, बी है, ठीक है ना। इसका नाम क्या ए है, इसका नाम बी है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब एक बात, तीसरा वाला गति वाला क्या होता है, ठीक है ना, गति वाला भी समझ लेते हैं, गति क्या होता है, तब हम इसको समझा रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं बढ़िया से। गति अगर आपने लिखा है तो यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष, यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु किस अवस्था में कही जाती है बच्चों, गति अवस्था में कही जाती है। एक मिनट जरा वाटर पी लिया जाए। तो अगर यहाँ पे समझो, पहले आप मान लो आपका मकान है, आपका क्या है, आपका एक रूम है, आप रूम को देख ही रहे हो, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका रूम है। अब मान लो यहाँ से आपने चलना शुरू किया, इधर आप चल गए, तो आप बताओ घर के सापेक्ष कुछ दूर तय किए ना, घर के सापेक्ष कुछ दूर तय किए तो घर निर्देश बिंदु हो गया। और निर्देश बिंदु, अब देखो समय कुछ लगा, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, आपकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई, यानी कि आप यहाँ से यहाँ आ गए। कुछ समय 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी लगा होगा, इसको हम बोलेंगे जो आदमी है ना या जो बच्चा है ना वह गति अवस्था में है, यानी कि वो गति कर रहा है। वही बात है कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर कोई किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ बदल रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ चल के भाग जाएगा, तो इसके सापेक्ष हमेशा इसका मतलब कि दूरियां बढ़ रही है ना, इसे बोलेंगे कि घर के सापेक्ष कि आदमी किस में है, गति अवस्था में। ध्यान देना मेरी बात का, घर के, इसके क्या बोलेंगे, घर के सापेक्ष, घर के सापेक्ष आदमी गति अवस्था में है, गति की अवस्था में है। अच्छा एक बात देखो जरा, अब देखो जरा, ए है और ये बी है, ये दोनों मित्र हैं, चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे एक मित्र मतलब कि इनको नहीं बैठाए, दोनों लोग भाग गए, एक गुस्सिया बैठे हैं अपना ही, ये मित्र सी हैं, सी ऋषिया के बैठ गए हैं। ए और भी अपना बिना इनको छोड़े, इनका थोड़ा लेट हो गया था, सपरने उपरने में तैयार होने घूमने जा रहे थे ना सब, तो इनको थोड़ा लेट हो गया, तो इन्होंने कहा कि अब इनको थोड़ा अब नहीं ले जाएंगे। अब भाग गए, तो बेचारा गुस्सा के बहुत तेज देख रहा है कि अब खा जाएगा लगता है, तो ये वाला कोई सिम फुसफुसा रहा लगता है, ऐसा देख रहा है खा जाएगा क्या, तो कोई बात नहीं, अच्छा देखते हैं। अच्छा देखो जरा, तीनों में से कोई भी रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, कोई भी निर्देश बिंदु बन सकता है। अच्छा बताओ जरा, मान लो मोटरसाइकिल आगे चल रही है, कभी मोटरसाइकिल यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, मोटरसाइकिल अभी यहाँ तो आनी है ना, इसको आ जाएगी, कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा मान लो ये बी वाला ए को देखे, बी वाला लड़का अगर ए वाले को देखे तो क्या बोलेगा, बी वाला ए को देखेगा तो क्या बोलेगा। देखो देखने के हिसाब से है हमारी, मतलब कि जो गति और विराम है ना, ये अपने देखने के हिसाब से मतलब तय होता है, देखने के हिसाब से, देखने के हिसाब से तय होता है। अच्छा देखो जरा, बी वाला अगर ए को देखेगा ना तो क्या बोलेगा, बी वाला अगर ए को देखेगा तो बोलेगा ए विराम अवस्था में, नहीं बोलेगा, क्योंकि जब बी वाला ए को देख रहा है तो बी वाला बन गया निर्देश बिंदु, बी क्या बन गया, निर्देश बिंदु, और इनके बीच की दूरी क्या कहीं घटी बढ़ी क्या, समझो जरा। मान लो आप मोटरसाइकिल पे आप और आपके पापा जा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप अपने पापा को देखो तो क्या बोलोगे, एक ही मोटरसाइकिल पे दो लोग, एक ही मोटरसाइकिल पे दो लोग अगर चल रहे हो, अपने पापा को देख के क्या बोलोगे, पापा को देख के बोलेगे यार पापा तो विराम में है, पापा गति में थोड़ी बोलोगे, तुम्हारे सापेक्ष गति में थोड़ी है, क्योंकि तुम्हारे और पापा के बीच की दूरी कहीं घटी बढ़ी है ही नहीं। कहीं अगर घटी बढ़ी होती तो हम कहते कि हाँ गति में है, लेकिन तुम्हारे और पापा के बीच की दूरी यार इतना दूर तक, यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब अपने घर से गोरखपुर तक तुम पहुँच गए, कहीं और जम्मू पहुँच गए, तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच की दूरी कहीं घटी बढ़ी नहीं ना, हमेशा तुम इतने फासले में रहे ना।
तो परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो क्या बोलोगे, मेरे सापेक्ष पापा विराम अवस्था में है। क्या बोलोगे लाइन, मेरे सापेक्ष, क्या बोलोगे, मेरे सापेक्ष पापा किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। अब लो चलो, अच्छी बात है, समझ गए ना इस बात को कि जब इनके सापेक्ष दूरियां घट बढ़ नहीं रही तो काहे भाई बोलेंगे। अब देखो जरा, अब मान लो सी वाला, मान लो इनको देखे जरा, सी वाला इन दोनों को देखेगा ना तो क्या बोलेगा। अब सी वाला देखेगा तो देख रहा है कि इनसे लगातार कभी 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, यहाँ पे कभी 8 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, है ना। मान लो ये पापा तुम हो, कोई भी हो, मतलब कि ये सी वाला अगर तुम्हारे पापा को देखे तो सी वाला क्या बोलेगा, सी वाला बोलेगा बी के पापा, क्या बोलेगा, ये बोलेगा बी के पापा मेरे सापेक्ष, ये सी वाला बोल रहा है मेरे सापेक्ष गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है। अब देखो जरा, क्या आप देख पा रहे हो, मुझे बहुत मतलब कि आप देखना जरूरी है आपका, है ना। तो बी वाला, सी वाला क्या बोलेगा कि बी के पापा मेरे सापेक्ष, बी के पापा या खुद बी मेरे सापेक्ष गति की अवस्था में है, क्योंकि जब ये देख रहा है ना तो इस समय सी वाला क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, सी वाला क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और इसके सापेक्ष इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, या लगातार घटे या बढ़े, दोनों बात हो सकती है। तो क्या बोलेगा सी कि देखो गति अवस्था में, यानी कि एक ही बात ना, एक ही इंसान, देखो ये ही बी के पापा, एक ही इंसान, एक के लिए विराम अवस्था में है और एक के लिए किस में है, गति अवस्था में है। तो मतलब कि नॉर्मली हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इस वास्तव में निर्देश यानी कि रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष क्या परिवर्तन स्थिति में हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो मोशन में कहा जाएगा, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो रेस्ट में कहा जाएगा, है ना। तो मतलब कि देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल इंसान सोचेगा तो बोलेगा चल रहा है, लेकिन ये वाला बोलेगा क्या, विराम में है, क्योंकि इसके सापेक्ष तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ मैं। एग्जांपल देखो जरा, अगला एग्जांपल क्या कहता है। चलो मान लो हमारे पास एक बस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक बस है, मैंने बस मंगाया, एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, सड़कों पर चल रहा है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर की सीट है, और यहाँ पे क्या है, एक मतलब कि पैसेंजर है, यानी कि कह सकते हो एक पैसेंजर यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ड्राइवर है, अपना गाड़ी वाड़ी इससे चला रहा है, और यहाँ पे क्या है, पैसेंजर है, अपना भी आराम से बैठा है। अब यहाँ पे सड़क पे एक इंसान यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। अच्छा, ये बस चल रही है, लगातार बस चल रही है, और यहाँ पे बैठ के एक आदमी चाय की चुस्की ले रहा है, यानी कि चाय पी रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे चाय पी रहा है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मान लो ये वाला इंसान ड्राइवर को देखे, तो ये हमारा इंसान ड्राइवर को देख के क्या बोलेगा, देखो ये मतलब कि ऐसे नहीं बोलेगा, इस सापेक्ष लगाना पड़ेगा। अगर आपको मोशन बढ़िया से पढ़ना है तो किसी भी स्टेटमेंट को बोलने से पहले आप सापेक्ष लगाओ। अगर ये हवाला इनको देखेगा ना तो क्या बोलेगा, बोलेगा मेरे सापेक्ष ड्राइवर विराम अवस्था में है। गाड़ी चल रही है, बेशक चल रही है, लेकिन इसके सापेक्ष इसके बीच की दूरी कहीं घटी बढ़ी क्या, नहीं ना। कहीं परिवर्तन कुछ हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लगा जहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे, इनके बीच का फासला 5 मीटर का है, तो यहाँ चले, यहाँ पे बस आएगी तब वो 5 मीटर की दूरी पर रहेंगे, आगे चल जाएगी तभी 5 मीटर की दूरी पर रहेंगे। तो ये हमारा क्या बोलेगा, मेरे सापेक्ष ड्राइवर विराम अवस्था में है। या फिर ड्राइवर इनको देखे तो क्या बोलेगा कि मेरे सापेक्ष पैसेंजर विराम अवस्था में, क्योंकि इनके बीच की दूरी घट बढ़ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे बैठा इंसान अगर इनको देखे ना, चाहे ड्राइवर को चाहे इनको, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मेरे सापेक्ष दोनों गति अवस्था में है। क्यों, क्योंकि देखो कभी बस यहाँ पे थी, ये तो बैठा है ना अपना, कभी बस यहाँ पे थी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, तो भाई दिक्कतें तो है ही। तो इनके सापेक्ष इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही है ना, इसे क्या बोलेंगे, जब मतलब कि समय के सापेक्ष या निर्देश बिंदु के सापेक्ष, और समय तो लगना है। वस्तु की स्थितियों में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु किसमें कही जाएगी, गत्य अवस्था में, यानी गति की अवस्था में कही जाएगी। और अगर निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कही जाएगी, विराम अवस्था में कही जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आगे आता है गति के प्रकार। क्या आता है, अगली हेडिंग क्या है, गति के प्रकार। तो समझ गया ना कि मतलब कि कौन सी वस्तु विराम में होगी, कौन सी वस्तु गति अवस्था में होगी। तो समझ गया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको बता दो, हाँ सर हमको समझ में आपका पढ़ाया आ गया, अब तो हम मजे से पढ़ रहे हैं और काफ़ी हमको मज़ा भी आ रहा है। अब देखो गति के प्रकार कौन कौन से हैं।
पहली है, अगर आपने नोट्स में लिखा है तो पहली गति है अस्थानांतरित गति। अस्थानांतरित गति, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि गति करते हुए पिंड का, पिंड माने वस्तु होता है, पिंड मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है, ध्यान दीजिएगा, पिंड माने वस्तु होता है। तो यदि गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति को अस्थानांतरित गति कहते हैं। अब देखिए, समझिए बेटा हमारी बात को। मान लो आपकी सड़क है और यहाँ पे हमारे पास एक नैनो कार लिया है हमने, ठीक है ना, ये चल रही है। तो अगर मान लो 5 किलोमीटर चला तो कार यहाँ पे आ गया। अब बताओ, ये हवाला जितना, देखो ये हवाला टायर जितना दूरी तय किया उतना ये भी तो तय किया। अगर ये हवाला टायर 5 किलोमीटर चला तो ये भी कितना चला? ये हवाला टायर भी 5 किलोमीटर चला। तो यह जो वस्तु की गति हो है ना यहाँ पे, और सीधी रेखा में चलना होता है। यहाँ पे स्थानांतरित गति में क्या होता है? सीधी रेखा में चलना होता है। तो अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और मतलब कि वस्तु का प्रत्येक पॉइंट समान दूरियां तय करता है। अब कार का कोई भी पार्ट काट लो, चाहे कार का सीट काट लो, चाहे कार का पीछे का सीट काट लो, सभी ने कितना दूरी तय किया है? 5 किलोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित गति बोलते हैं। दूसरा क्या है? रैखिक गति। दूसरा क्या है? लीनियर मोशन। दूसरा क्या है? रैखिक गति। तो मतलब कि सरल रेखा में जो वस्तु गति कर रही होती है तो उसकी गति क्या होती है? रैखिक गति होती है। स्थानांतरित और रैखिक में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही है। मैंने क्या बोला? रैखिक क्या होता है? जब कोई वस्तु, रैखिक माने होता है सरल रेखा, मतलब कि आपने लिखा होगा यदि कोई वस्तु सरल रेखा या पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को रैखिक गति कहते हैं। तो ऐसी गति रैखिक गति कहलाती है। सीधी रेखा मान लो, मतलब ये सीधा सड़क है, आपकी साइकिल यहाँ पे आप चल रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप चल रहे हो तो ये आपकी गति क्या कहलाएगी? रैखिक गति कहलाएगी। सीधा, बिल्कुल सीधा चलना होता है यहाँ पे। और तीसरा हमारा बेटा गति जो है ना वो है वक्र रेखीय गति। वह क्या है? वक्र रेखीय गति। अब ये क्या होता है यार? अब ये होता है, आपने लिखा होगा यदि वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पथ पर। वक्र माने क्या होता है? घुमाव। वक्र माने क्या होता है? वक्र मीन्स होता है बच्चों घुमाव होता है, ठीक है ना। अब मान लो ये सड़क है, यहाँ पे आपको टर्न लेना है, टर्न। तो यहाँ से यहाँ तक जो गति आप कर रहे हो ना, ये होती है वक्र रेखीय गति। है क्या होती है? वक्र रेखीय गति। अब सीधा थोड़ी रहा, अब तो वक्र बन गया ना। ये वक्र, यही सब वक्र होता है, सब वक्र हैं, टेढ़े मेढ़े रेखा। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर, अगर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको गति को क्या बोलते हैं? वक्र रेखीय गति बोलते हैं। और चौथा हमारा जो गति है ना बच्चों, वो है वृत्तीय गति। चौथा क्या है? वृत्तीय गति। आपने कभी वृत्त के बारे में सुना होगा, वृत्तीय गति। रोटी देखो, रोटी वृत्ताकार होता है। ये मान लो हमारे पास एक कोई वृत्त वाला रास्ता है, मतलब ये आपने देखा होगा कि अपने फील्ड में अगल बगल की चारों ओर ऐसा रास्ता होता है, ऐसा मतलब कि गोल गोल सा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय। मतलब कि इस रास्ते पर अगर कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? तो वस्तु गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय कहलाएगी। अगर इस गोल गोल रास्तों पर कोई इंसान चल रहा है या दौड़ रहा है तो क्या उसकी गति कैसी कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। हम बोलेंगे, अगर हम भौतिक विज्ञान पढ़े हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है। क्या बोलेंगे? वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है। समझ में आई बात हमारी ना। तो वृत्त वाले पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उसी गति को हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। अगला है आवर्त गति। अगला क्या है? आवर्त गति है, ठीक है ना। अब देखो आवर्त गति क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा हमारी बात को जरा। आवर्त गति होता है कि देखो जरा क्या होता है यहाँ पे, मान लो कोई आप ये मतलब कि आपका वृत्त वाला रास्ता है, ठीक है ना, और अगर आप एक चक्कर वृत्त का लगा रहे हो 5 मिनट में, कितना चक्कर मतलब कि एक चक्कर किस में लगा रहे हो? कितने मिनट में लगा रहे हो? 5 मिनट में लगा रहे हो। और अगला चक्कर भी कितना लगा रहे हो? 5 मिनट में। अगला चक्कर भी 5 मिनट में। तो हम क्या बोलेंगे कि एक चक्कर लगाने का एक निश्चित टाइम है 5 मिनट, ठीक है ना। कि पथ कैसा भी हो सकता है, वृत्त बस नहीं हो सकता है, वह यह भी हो सकता है बच्चों कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या है?
एक पॉइंट हमारा बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट लगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगा, फिर जाना आना प्रत्येक आने जाने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो ये अभी आवर्त गति हो जाएगा। और अभी क्या हो जाएगा, आवर्त गति, यानी कि अभी एक गति है, किसी भी पथ का हो सकता है, और लेकिन एक निश्चित समय अंतराल की, मतलब कि आपने लिखा होगा यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहरा रही होती है तो इस वस्तु की इस गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। और अगला आपने लिखा होगा बच्चों घूर्णन गति, अगला क्या लिखा होगा, रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। यह क्या होता है, आपने लिखा होगा यदि वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है। मैंने क्या बोला, यदि वस्तु कोई है और एक उसके पास निश्चित अक्ष है, उसके परितः वृत्तीय गति कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी गति को घूर्णन गति बोलते हैं। आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू, अगर आप लट्टू देखे हो ना, ये लट्टू हमारा है, तो यहाँ पे देखो, मतलब कि यह एक, मतलब कि जब लट्टू नाच रहा होता है तो यहाँ पे इसका क्या होता है, एक निश्चित हमारा बिंदु बन गया, आपने एक इसका अक्ष बन गया, और अपने अक्ष के परितः ऊपर कैसा गोल 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 क्या हो रहा है, नाच रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन, यानी कि बोलते हैं घूर्णन गति। अच्छा, आपने दरवाजा देखा होगा, दरवाजा अगर आपने देखे हो ना, तो यहाँ पे होता है ऐसा कुछ 3 लगे होते हैं, और दरवाजा भी क्या करता है, अपने इसी अक्ष के परितः इधर 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 इधर, तो इसका अक्ष हो गया और अपने अक्ष के परितः ऐसे घूम रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है ना। और साइकिल का पहिया अगर देखे हो ना, अगर मान लो साइकिल खड़ी कर दो पीछे वाले स्टैंड पर, अब पैडल चलाओ तो नाचेगा, तो उसका जो बीच वाला है ना, ये धुरी, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमारा बन जाएगा, ये अक्ष बन जाएगा, और अपने अक्ष के परितः पहिया गोल 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है, कहीं जा थोड़ी रहा है, अपने अक्ष बीच में जो रॉड लगा है वो अक्ष बन गया और उसे गोल 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 घूम रहा है, तो इसे बोलते हैं, वो भी घूर्णन गति है, साइकिल का पहिया वाला भी। अगला है दोलनी गति, अगला क्या है हमारा, दोलनी गति, ऑसिलेटिंग, दोलनी गति। अब यह क्या होता है, तो मतलब कि इसमें आपने लिखा होगा जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है। जैसे आपने, मैं पहले एग्जांपल दिखाऊं आपको, आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास होता है घड़ी, यहाँ पे घड़ी होता है, तो घड़ी में यहाँ पे होता है एक पेंडुलम लटका होता है, ठीक है ना, जो दिन भर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दिन भर करता रहता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा आपने कि किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द इधर उधर आगे पीछे घूमता रहता है, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। आपने कभी झूला झूला होगा, ठीक है ना, झूला देखो, अगर एक बार यहाँ जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसे बोलते हैं दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, कंपन गति। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है बच्चों कंपन गति, वाइब्रेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन। अब इसको मैं बताऊं अगर ना, तो अगर आपका जो दोलनी गति है, अगर जो आपका दोलनी गति है ना, वह बहुत तेज होने लगे, कंपन आपने सुना होगा, अगर आपने सुना होगा कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड में कर दो, मोबाइल किस में कर दो, वाइब्रेशन मोड में कर दो, तो वही कंपन होता है, वाइब्रेशन माने कंपन होता है, ठीक है ना। तो अगर वही दोलन जो है ना, यह बहुत तेज होने लगे, यही क्रिया दोलन वाला बहुत तेज अगर होने लगता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी गति बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, अगर दोलनी गति बहुत तेजी के साथ हो रही है तो वही गति क्या बन जाती है, कंपनी गति बन जाती है। और सितार अगर आपने देखा होगा तो उसके तारों से, उसके तार को हम नचा के बजाते हैं ना, बजाने वाले, तो उसे कुछ तार लगे होते हैं, उस तार को ऐसे नचाया जाता है, तब मतलब तब वो आवाज़ निकालता है। वास्तव में वो बहुत तेज उसको नचाना पड़ता है, ठीक है ना। उसे नचाने की कला सीखनी पड़ती है, नॉर्मल इंसान अगर नचाएगा उससे हाथ कट जाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी कला सीखनी पड़ती है। बहुत तेज अगर चलेगा ना, बहुत तेज चलेगा तो वही मतलब क्या बन जाएगा, देखो रस्सी ऐसे 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 करना होता है ना, तो वही वाइब्रेशन होता है वहाँ पे, और वाइब्रेशन के हिसाब से वहाँ पे आवाज़ निकलती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी गति बोलते हैं। और अगली हमारी जो गति है ना बच्चों, वो है लोटनिक गति। अगली हमारी क्या है, लोटनिक गति है। लोटनिक गति में 2 लोग मिले होते हैं, ठीक है ना, लोटनिक गति में 2 लोग मिले होते हैं। अब पहले लोग यहाँ पे क्या है, लोटनिक गति में देखो, एक होता है स्थानांतरित गति, एक क्या होता है, स्थानांतरित गति होता है,
और दूसरा क्या होता है यहाँ पे वृत्तीय। अगर कोई वस्तु ना स्थानांतरित गति और वृत्तीय गति दोनों साथ करे, अगर कोई वस्तु स्थानांतरित गति और वृत्तीय गति दोनों साथ करे तो हम उसे क्या बोलते हैं, लोटनी गति बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास साइकिल है, साइकिल चला रहे हो तो आप साइकिल से यहाँ जा सकते हो, ए से कहाँ पे आ सकते हो, बी पे आ सकते हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल यहाँ से यहाँ गया तो ये तो स्थानांतरित गति हुई। स्थान का परिवर्तन, स्थानांतरित होने क्या होता है, स्थान का परिवर्तन हो गया। ए से बी तक तो आया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, अब चूंकि आपका साइकिल रेखीय गति भी करा यानी कि स्थानांतरित गति भी करा, और आपकी जो साइकिल का पहिया है ना वो वृत्तीय गति भी किया है। आपके साइकिल का पहिया वृत्तीय गति के साथ साथ क्या कर रहा है, आगे की ओर भी भाग रहा है। इसी को हम देखो वृत्तीय गति और जब स्थानांतरित मिल जाते हैं ना तो ये लोटनिक बन जाता है। मान लो एक बड़ा सा आपके पास बॉल हो, बाल को मतलब कि अब ढुगरा तो थोड़ा सा पुश कर दो ना तो बाल गोल 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 घूमते आगे जाता है। तो बाल रेखीगत भी कर रहा है और बाल वृत्तीयगत भी कर रहा है गोल गोल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लोटनिक गति। वृत्तीय नहीं घूर्णन बोलते हैं बच्चों, सॉरी घूर्णन। अब साइकिल का पहिया घूर्णन गति करता है ना, घूर्णन गति करता है वो, मतलब कि अपने अक्ष के पलटे नाचता है ना, बॉल भी अपने अक्ष के पलटे गोल 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 घूमता है ना, घूर्णन गति। सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, घूर्णन गति रहेगा, ठीक है ना, घूर्णन गति रहेगा, ध्यान दीजिएगा, घूर्णन गति रहेगा, सॉरी। तो अगर कोई वस्तु स्थानांतरित गति और घूर्णन गति साथ साथ कर रही है तो उसी गति क्या कहलाती है, लोटनी गति कहलाती है। अगला क्या है, यादृच्छिक गति। अगला क्या है, यादृच्छिक गति। अब ये क्या होता है बच्चों, यादृच्छिक माने होता है रैंडम मोशन। क्या होता है, रैंडम मोशन। तो इसमें आपने लिखा होगा यदि वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता, यदि वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता तो उस गति को यादृच्छिक या बेतरतीब गति कहते हैं। बेतरतीब, उल्टा पुल्टा चलता है, ठीक है ना। जैसे मक्खी की गति, देखो मक्खी मान लो है, एक मक्खी यहाँ पे है तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यादृच्छिक गति, रैंडम कहलाता है, ठीक है ना। और अगर कोई इंसान फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने वाला इंसान भी क्या करता है, यादृच्छिक गति करता है। कैसे, कभी फुटबॉल को मारने यहाँ कभी 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 यहाँ, इस कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति बोलते हैं। तो हो गई सारी गतियाँ हमारे, ठीक है ना, आपको समझ में भी आ गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं दूरी किसे कहते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो कि यस सर हमको सब कुछ भली भांति समझ में आ रहा है, आप आगे चलो बढ़िया से, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा है दूरी। अगला हमारा क्या है, दूरी है, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन दो टॉपिक है, उसको समझ के हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। आपके पढ़ने की सीमा थोड़ी कम होती है ना मोबाइल पे, तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आए। दूरी क्या होती है, दूरी माने होता है डिस्टेंस। दूरी मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब ये किसे कहते हैं, अब देखो किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में चले गए पथ की लंबाई। किसी वो कोई वस्तु है, समय तो लगना करेगा स्थान से कहीं, और समय थोड़ी रुकता है, समय लगातार चलता रहता है। अगर कोई वस्तु है वह किसी समयांतराल में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है तो उसकी टोटल पथ की लंबाई अगर जोड़ लोगे ना तो दैट टाइम बता देना कितना दूरी चला। चलो मान लो एक इंसान है जो एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, ए से बी आया, बी से यहाँ टर्न लिया, सी पे आया, सी से यहाँ टर्न लिया, डी पे आया, डी से यहाँ पे गया, ई पे आया, ई से यहाँ पे आया तो एफ पे आया, और एफ से यहाँ पे आया तो जी पे आया, और यहाँ पे आया तो एच पे आया। तो अब देखो जरा, ये मान लो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और ये अभी मान लिया 5 मीटर, ये अभी 5 मीटर, और एच से मान लो आई गया, आई तो ये अभी कितना चला, मान लो 5 मीटर चला, ठीक है ना। तो देख सकते हो, मैं अगर पूछ दूं कि इंसान कितना दूर चला, देखो ये अभी 5 का है, अभी 5 का, अभी 5 का, सब 5 का ही है। तो अगर मैं पूछूं कि इंसान कितना दूर चला तो टोटल जो डिस्टेंस आप बोलोगे ना, जितना चला है सब जोड़ लो, जितना चला है सब क्या कर लो, जोड़ लो। अब देखो जरा यहाँ पे 5 5 10 15 20 25 30 35 40 मीटर, मान लो सब मीटर में है, तो कितना चला ये इंसान, 40 मीटर, है ना।
इंसान मतलब जितना चला है रास्ता ना उतना रास्ता सबको डिस्टेंस सारा ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। यानी कि इंसान कितना चला 40 मीटर। लेकिन यहीं पे आ जाओ विस्थापन क्या होता है, बड़ा कमाल की बात है विस्थापन। अब ये देखो जरा विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यार ये क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अब देखो किसी वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, समझे ना। अच्छा मान लो इसी में मैं पूछूं विस्थापन क्या है, तो देखो अब ऐसी थोड़ी जाएंगे, तो सबसे शार्ट वाला डिस्टेंस, सबसे शार्ट वाला डिस्टेंस तय कर यही जोड़ लो, 5, 10, 15, 20। अभी तो 5 का ही होगा, देखो सामने अभी 5 का, सब 5 का है, तो 5, 10, 15, 20। अगर मैं पूछूं विस्थापन कितना है तो 20 मीटर। प्रारंभ देखो विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों को ढूंढो आप, और दोनों को ढूंढ लिया तो बेटा सबसे शार्ट वाला रास्ता देखो कौन सा सबसे शार्ट वाला रास्ता है, तो 1, 2, 3, 4, 4 पीछे कितना हो जाएगा 20 मीटर चला, यानी मतलब इंसान का विस्थापन कितना है 20 मीटर का है। तो यह बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखो जरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल अगला देखते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला था। अब देखो मान लो एक इंसान यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी है, ये मान लो 3 मीटर है या मान लो 4 मीटर है। तो अगर कोई पूछता है यार इसकी दूरी कितनी टोटल हुई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होएगा 7 मीटर। कितना होगा 7 मीटर। कुल जितना चला है रास्ता ना यहाँ से यहाँ कुल जोड़ लो, कुल दूरी निकल जाएगी। लेकिन कोई बोलता है यार विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो विस्थापन यहाँ पे देखो सबसे प्रारंभिक बिंदु देखो अंतिम देखो दोनों को मिला दो, यानी कि यह वाला क्या है विस्थापन है। यानी कि अगर आपको पता है अगर यह समकोण है तो समकोण त्रिभुज जो कर्ण होगा ये आप लगाओगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो आएगा 5, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही सवाल में देखा ना कि दूरी कुछ और आ रही है विस्थापन कुछ और आ रहा है। और एक बात और मान लो, एक एग्जांपल तीसरा लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक इंसान यहाँ पे ए पे और यहाँ से बी पे गया। मान लो ए वाला इसका घर है और बी वाला इसका स्कूल है। ए वाला घर है और बी वाला क्या स्कूल है। चलो मान लो इंसान ए से बी गया, मान लो 10 मीटर का फासला है या 100 मीटर मान लेते हैं। ए से बी गया तो दूरी कितनी हुई, यहाँ पे दूरी भी कितनी हो गई, यहाँ पे कहोगे दूरी भी 100 मीटर की होगी और विस्थापन भी कितने का होगा, विस्थापन भी 100 मीटर का होगा। अगर इंसान ए से बी जा रहा है तो दूरी भी कितनी 100, विस्थापन दोनों बराबर हो गए ना, दूरी विस्थापन बराबर हो गए। चलो ठीक कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर से बी से ए पे चला आया, ए से बी गया फिर ए से बी से ए चला आया वापस। अब दूरी कितनी हो गई, देखो दूरी क्या हो जाएगी 100 जाना 100 आना, अभी हो जाएगा 200 मीटर। लेकिन अब विस्थापन क्या हो जाएगा, देखो प्रारंभिक भी यही है और अंतिम में वहीं चला भी आया, तो जहां पे था वहीं फिर से आ गया। विस्थापन क्या हो गया 0 मीटर। विस्थापन हमारा कितना आ गया बच्चों 0 मीटर आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देखने को पा रहे हो कि यार दूरी तो हो गई लेकिन विस्थापन 0 भी हो सकता है। दूरी तो बन गई, विस्थापन तो 0 भी हो सकता है ना। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋण में भी उत्तर आ सकता है, ठीक है ना। अगर यही अब वो आगे मतलब कि जब सवाल मिलेगा तो उस टाइप का हम बताएंगे आपको। यानी कि देखो दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। अगर कोई पूछता है दूरी व विस्थापन में संबंध, दूरी व विस्थापन में मान लो कोई कहता है संबंध क्या है, तो क्या बोलोगे कि दूरी तो बराबर भी हो सकता है विस्थापन के, दूरी विस्थापन के बराबर तो आप देख ही रहे हो सकता है ऐसा। यहाँ से यहाँ चलेगा तो विस्थापन दूरी बराबर है, लेकिन बेटा दूरी विस्थापन से कभी छोटा नहीं हो सकता। विस्थापन छोटा हो गया ना, दूरी बढ़ गई। विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन ऋण में भी आएगा, सवाल आकर दिखाएंगे आपको हम। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जो दूरी है ना वह विस्थापन के बराबर और दूरी बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ऐसा कुछ।
यानी कि दूरी विस्थापन संबंध क्या हो जाएगा, दूरी विस्थापन के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन दूरी विस्थापन से कोई छोटा नहीं होगा। मान लो कोई कहता है एक ही वस्तु के लिए दूरी 100 मीटर और विस्थापन 200 मीटर, दूरी 100 मीटर और विस्थापन क्या है 200 मीटर, तो बेटा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि दूरी कोई विस्थापन से बड़ा नहीं, मतलब कि दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, अतः यह वाला स्टेटमेंट क्या है, पूरा का पूरा गलत जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, तो दूरी भी समझ में आपको आ गया, विस्थापन भी समझ में आ गया। एक सवाल और दिखाते हैं, चौथा वाला एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है सी है। यहाँ मान लो 100 मीटर है और यहाँ मान लो कितना है 50 मीटर है। अब मान लो एक इंसान यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, चला कितना 150, 150 ए से सी तक आने में कितना चला 150। दूरी भी यहाँ पे ए से सी तक दूरी भी 150 है, विस्थापन भी कितना है 150 है। ठीक है ना, जितना दूरी है उतना क्या है विस्थापन है। अब देखो जरा, अब मान लो यहाँ से यहाँ फिर वापस आ गया, तो अब यहीं पे आके रुका है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब बताना दूरी, तो 100 50 फिर 50 वापस आ गया, दूरी कितना हो गया 200, दूरी कितना हो गया 200, विस्थापन कितना हो गया। अब देखो प्रारंभिक है अंतिम है, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, विस्थापन कितना हो गया 100 मीटर, है ना। तो दूरी विस्थापन में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो विस्थापन मतलब ये कह सकते हो कि देखो दिशा पर भी डिपेंड कर रहा है, आगे पीछे किधर आगे पीछे हो रहा है ना, वो बता रहा है। दूरी में सब कुछ धड़ल्ले से जोड़ ले रहे हो आप, दूरी में क्या हो रहा है सब कुछ ऐड कर ले रहे हो, लेकिन विस्थापन हमको देखना पड़ रहा है वस्तु आगे गई है कि पीछे गई है। तो दूरी दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, विस्थापन दिशा पर डिपेंड करता है। अभी यह बात आप याद कर लो अपने माइंड में। ठीक है ना। तो उम्मीद कर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा, और समझ में आया है भौतिक विज्ञान तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दो, यस सर हमको समझ में आ गया, तो हमको भी थोड़ा रिलीफ फील होगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा, तो आपकी फिर कॉपी मेंटेन हो रही होगी। तो फिर मिलेंगे इसके अगले सेकंड पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप छुट्टियों का आनंद लेते रहो और पढ़ाई जम के करते रहो। ठीक है ना। और अपने स्वास्थ्य का आप लोग काफ़ी ध्यान दें ताकि आप लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।